हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद कर रही हूँ कि आप लोग ठीक होंगे। उसके साथ ही आपको अपनी पढ़ाई का ध्यान देते हुए रिवीजन करते रहना है हमेशा। जो भी पिछले लेक्चर बीत चुके हैं रोज़ उसे एक एक बार सिर्फ रिवाइज करना है, याद नहीं करना है, रिवाइज करना है सिर्फ। तो अब मैं पिछले लेक्चर का आपको रिवीजन करवा रही हूँ। तो पिछले लेक्चर में हमने 32 से लेकर 35 तक का आर्टिकल पढ़ा था। तो 32 को मैंने बताया था कि ये संविधान की क्या है, आत्मा है, इसे आत्मा कहा जाता है। और पहला इसमें क्या था, बंदी प्रत्यक्षीकरण, यानी 24 घंटे के अंदर जो भी है उसे हाजिर करना है, कोर्ट के अंदर ले जाकर उसे हाजिर करना है जज के सामने। अगर उससे ज़्यादा लेट कर रही है, पुलिस अपने पास रख रही है और उसे हाजिर नहीं कर रही है तो पुलिस पर इस बात के लिए कार्रवाई होगी। और दूसरा क्या था, ये था बंदी प्रत्यक्षीकरण हमारा हो गया परमादेश। परमादेश इसमें क्या है कि कोर्ट जो होती है हमारी, वो किसी सरकारी जो कर्मचारी होते हैं उन्हें ऑर्डर देगी। अगर वो अपनी ड्यूटी पूरा नहीं कर रहे हैं इस सिचुएशन में, उन्हें ऑर्डर देगी कि आप अपनी ड्यूटी अच्छे से करें, अपनी ड्यूटी जो भी है उनकी ड्यूटी उसे अच्छे से करें। उसके बाद उन्हें मतलब अगर वो अपनी ड्यूटी ऐसा भी करते, बहुत सारे अगर नौकरी मिल जाती है उसके बाद वो लेट आएंगे और आएंगे तो काम नहीं करेंगे, तो वो लोगों की सेवा के लिए अपॉइंट किए जाते हैं, ना कि आराम करने के लिए। तो ऐसी सिचुएशन में अगर कोर्ट ऐसे पाती है तो आपके ऊपर कार्यवाही करेगी और आपको कहेगी कि आप अपनी ड्यूटी पूरी करें, जो भी है उसे सही से पूरी करें और सही टाइम पे पूरा करें। और तीसरा जो हमारा है वो है अधिकार रक्षा। इसको मैंने इसमें बताया था कि कोई अपनी पोस्ट से ज़्यादा का मतलब अधिकार का, किसी और के अधिकार का हनन कर रहा है। जैसे वो वाले अधिकार का हनन नहीं, जैसे मैं अगर प्यून हूँ लेकिन मैं काम स्कूल में, मान लीजिए मैं प्यून और मैं काम कर रही हूँ टीचर का, तो ये तो मेरा अधिकार नहीं है ना। मैं प्यून हूँ तो मुझे वहाँ के लोग जो भी मतलब चाय पानी वो सब का काम मेरा है, ना कि पढ़ाने का काम मेरा है, वो काम तो टीचर का है। तो ऐसी सिचुएशन में अगर आप पाए जाते तो आपसे मतलब पूछा जाएगा कि आपने ऐसा क्यों किया, तो आप मतलब कहेंगे कि वो उस समय वो टीचर नहीं थे और वो बहुत ज़रूरी था, तब भी आपको कहा जाएगा कि उस सिचुएशन में भी आपको अपने अधिकार का हनन नहीं करना है। जो है वो आपको अपने ही पोस्ट के हिसाब से करना है, ना कि किसी और की पोस्ट का मतलब काम करना है। वो उनके ऊपर देखा जाएगा कि अगर वो नहीं है तो उनके ऊपर कार्रवाई ली जाएगी, क्यों आप नहीं उस समय थे। उसके बाद हमारा चौथा जो है वो है प्रतिषेध। इस सिचुएशन में अगर कोर्ट से कोई गलती होने जा रही है, जैसे हाई कोर्ट कोई फैसला सुनाने वाला है और वो फैसला सुनाने का हक सुप्रीम कोर्ट को है या फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वाला, तो अक्सर अगर कोई गया तो अपने मतलब एरिया से बाहर का या फिर कुछ ऐसा जो उसे नहीं सुनाना है, किसी और को सुनाना है, तो ऐसी सिचुएशन में सुप्रीम कोर्ट उस फैसले को रोकने के लिए, अभी फैसला गलती हुई नहीं है सुप्रीम कोर्ट से, हाई कोर्ट से, ये गलती के पहले का है, गलती होने से पहले उसे रोक देने का काम करे तो उसे प्रतिषेध कहा जाता है। और उत्प्रेषक जो होता है, प्रेषक, वो गलती हो गई है, मान लीजिए गलती से किसी कोर्ट ने ऐसा मतलब किसी छोटे से गुनाह का बहुत बड़ा सजा सुना दिया है, या फिर कोई और एरिया का काम, जैसे कोई और एरिया का जो लेवल का काम है लेकिन वो हाई कोर्ट ने किया है, तो उस सिचुएशन में उस गलती को सुधारने के लिए उत्प्रेषण होता है। तो गलती होने के बाद उत्प्रेषण होता है, इससे सुधारा जाता है। और ये सुधारने का काम इसमें कैसे, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के तहत सुधारती है और हाई कोर्ट जो सुधारती है वो 226 के तहत ये सुधारने का काम करती है। उसके बाद हमारा 33 आता है। इसमें मैंने क्या कहा था कि मूल अधिकार जो होते हैं उनको कुछ सीमित किया जाता है, कुछ लोगों के मूल अधिकार सीमित होते हैं। तो उसमें मैंने बताया था सेना, आर्मी, उसके बाद गुप्तचर बताया था और मीडिया।
ये कुछ लोग ऐसे, इनके जैसे कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके मूल अधिकार हम आम नागरिक जो होते हैं उन लोगों के जैसे नहीं होते हैं। इनके अधिकार के कुछ मतलब ऐसे लिमिटेशन होती है कि इन्हें ये अधिकार नहीं दिया जाता है। जैसे कि सेना और आर्मी में ऐसा होता है कि वो अपने अधिकार के लिए नहीं कह सकते कि मुझे ये चीज़ मेरा अधिकार नहीं हो सकता। आर्मी में अगर आप हैं तो आप ये नहीं कह सकते कि मुझे मेरे मूल अधिकार का हनन हो रहा है भाई, कि मुझे खाना अच्छा नहीं मिल रहा, मुझे रहने के लिए नहीं अच्छा जगह है, ऐसा आप नहीं, क्योंकि उस सिचुएशन में ये इन पर दूसरा ये इनका आर्मी लॉ के हिसाब से अगर आप जा रहे हैं आर्मी में तो आप देश सेवा के लिए जा रहे हैं, ना कि खुद की आराम के लिए जा रहे हैं, वहाँ सेवा करवाने के लिए नहीं जा रहे। तो अगर आप ऐसा करते हैं तो देश की सेवा के लिए जा रहे हैं, आप देश की रक्षा के, तो आपके ऊपर आपको वहाँ से निकाल के फेंक दिया जाएगा, क्योंकि आप वहाँ आराम करने के लिए नहीं जा रहे। और गुप्तचर वगैरह का भी वही, और मीडिया का भी कुछ सिचुएशन में उनको कहा जाता है कि यहाँ पर आपका आना मतलब ये चीज़ें जो है जो ये आप मीडिया में नहीं दिखा सकते हैं, क्योंकि वो देश की सुरक्षा के हिसाब से उसे गुप्त रखना जरूरी रहता है। इसलिए तो इन लोगों के कुछ जो अधिकार हैं वो कुछ सीमित करना जरूरी भी है। देश की सुरक्षा को देखते हुए अगर हम इन्हें सबके जैसा अधिकार देंगे तो ये भी लड़ेंगे, तो फिर देश की रक्षा कौन करेगा, इसलिए इनके अधिकार को सीमित कर दिए गए हैं। और 34 में जो है ये है सैन्य कानून, जिसे मार्शल लॉ बोलते हैं। इसमें मैंने बताया था कि ये जैसे कि जहाँ पर सेना का कुछ काम चल रहा हो, जैसे सेना की कोई अगर कैंप लगा हो या फिर उनका ट्रेनिंग कुछ है, वैसी जगह को कंटोनमेंट एरिया भी कहते हैं। तो वहाँ पर आपके मूल अधिकार नहीं, आप कह सकते कि मेरा मूल अधिकार है मैं यहाँ घूमूंगा, मैं यहाँ चिल्लाऊंगा, मुझे जो करना है मैं वो करूँगा। तो ऐसी एरिया में लिखा रहता है, पहले ही बोर्ड लगाया जाता है कि ये कंटोनमेंट एरिया है, यहाँ पर आपको उनके हिसाब से रहना होगा, ना कि आपके मूल अधिकार के लिए आप वहाँ पे कह सकते। अगर आप वहाँ पे अपना मूल अधिकार दिखाएंगे तो वो अपना मूल अधिकार ये है उनका कि वो आपको मारेंगे, खूब अच्छे से मारेंगे, वो उनका मूल अधिकार है, वहाँ पर उनका कंट्रोल चलता है। यहाँ तक कि हम आम नागरिक के साथ साथ वहाँ पर नेताओं को भी यही है कि आपके भी वहाँ पर जो भी है वो उनके नियम के हिसाब से आपको चलना होगा। आप ये सोचे कि नहीं मेरा इलेक्शन आ रहा है मैं यहाँ पे रोड बनवाऊंगा, यहाँ पे ये करवाऊंगा, नहीं, उनसे परमिशन लेनी होगी। अगर वो कहेंगे तो, और अगर आप बिना बोले चले गए तो आपको वो सामान के साथ उठा के रख लेंगे। तो इसलिए ये से मार्शल लॉ कहा जाता है। जहाँ पर भी ये कानून लगा होता है, जैसे कि हमारे कश्मीर में लगा रहता है, तो वहाँ पर आपके मूल अधिकार कुछ सीमित किए जाते हैं। उस समय आप नहीं कह सकते हैं कि मेरा मूल अधिकार है कि क्योंकि उस समय सैन्य जो आर्मी लगी होती है वो उनके हिसाब से आपको मतलब वो जब बोलेंगे जब भी जैसे रहना वैसे ही रहना पड़ेगा, क्योंकि हमारी सुरक्षा के लिए लगाए जाते हैं। तो हमारे मूल अधिकार के लिए हम उस समय नहीं झगड़ा कर सकते। और 35 क्या है हमारा, 35 मैंने बताया था कि मूल अधिकार जो होते हैं उसे मजबूत करने के लिए कोई भी कानून बनाया जा सकता है, कानून बनाया जा सकता है। लेकिन आप ये सोचें कि मैं उसे कमजोर करने के लिए कोई कानून बनाऊं, तो ऐसा नहीं कर सकते हैं आप, क्योंकि आपको यही कहा गया है कि आप मूल अधिकार को मजबूत करने के लिए कोई कानून बना सकते हैं। लेकिन आप ये सोचें कि मेरा ये इस समय मेरा सरकार चल रहा है तो मैं इसे कमजोर कर दूं, तो फिर वो मूल अधिकार होने का कोई फायदा ही नहीं। इसलिए इसे स्ट्रिक्टली कहा गया है कि आप इसे मजबूत तो बना सकते हैं, लेकिन आप चाहे कि कमजोर बना दें तो ऐसा नहीं हो सकता। अगर ऐसा नियम ना हो, कहें कि नहीं आप अपनी सहूलियत के हिसाब से उसे कमजोर भी बना सकते हैं और मजबूत भी बना सकते, तो सारे नेता तो यही चाहेंगे कि हमारे मूल अधिकार कमजोर हो जाएं, ताकि हम उनके खिलाफ ना कुछ कह सके और फिर वो जैसा चाहें वैसा हमारे साथ कर सकते हैं। इसीलिए कहा गया आप मजबूत तो बना सकते हैं, कानून कोई भी कानून बना सकते हैं उसे मजबूत बनाने के लिए, लेकिन कमजोर करने के लिए नहीं। तो इसे संविधान की जो मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी इसलिए कहा जाता है, इंग्लिश में से कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज कहा जाता है। तो इसके साथ ही पिछले लेक्चर का रिवीजन हो गया। अब हम आज का लेक्चर पढ़ेंगे। तो आज हम नया भाग पढ़ रहे हैं, नए जोश के साथ पढ़ना है हमें इसे,
इसमें जानना है हमें कि क्या क्या इसमें है हमारे लिए, क्या क्या हमारे संविधानकर्ताओं ने इसमें क्या क्या लिखा है। तो ये आज पूरे जोश के साथ आपको पढ़ना है। इसमें क्या है, भाग 4 में क्या है, 36 से लेके 51 तक भाग 4 है। तो इसके बारे में पहले मैं बता दूं कि ये हमने आयरलैंड से लिया है, आयरलैंड से लिया है। ये कहाँ से लिया है, आयरलैंड से लिया है हमने जो भाग 4 है। और इसे क्या कहा जाता है, नीति निर्देशक तत्व, जिसे डीपीएसपी कहा जाता है। आपने अक्सर सुना होगा डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जिसे कहा जाता है। तो ये हमने आयरलैंड से लिया है। और आयरलैंड ने इसे कहाँ से लिया है, स्पेन से। कहाँ से, स्पेन से। हमने तो इसे आयरलैंड से लिया है, लेकिन आयरलैंड ने भी इसे कहीं और से अडॉप्ट किया है, तो उसने इसे स्पेन से लिया है। तो ये भाग 4 का, ये तो मतलब नॉर्मल जो डिटेल्स होती हैं वो हुई। अब इसमें मैं आपको जो पहला हमारा आर्टिकल है, आर्टिकल 36 से लेके 51 है इसमें। तो पहला क्या है हमारा, 36 में ऐसा राज्य के नीति निर्देश हैं। 36 में क्या है, राज्य के नीति निर्देशक हैं। तो इसमें कहा गया है, राज्य के नीति निर्देशक हैं। इसमें ये कहा गया है कि वो ये जो राज्य, मतलब मैंने आपको पिछले जो मूल अधिकार थे उसमें मैंने आपको बताया था कि राज्य मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में कोई स्टेट नहीं, वो जो हमारे ये गुजरात, महाराष्ट्र, ये सब स्टेट का नाम नहीं। ये स्टेट मतलब यहाँ राज्य मतलब वो नहीं होता है, यहाँ वो होता है। तो मैंने क्या बताया था इसमें कि राज्य मतलब हमारे इसमें वो स्टेट नहीं है जो कि हमारे 28 स्टेट है, और वो स्टेट नहीं है इसमें। स्टेट मतलब यानी राज्य मतलब इसमें दूसरा ही है। कॉन्स्टिट्यूशन की भाषा में राज्य मतलब वो होते हैं, वो संस्था या फिर वो मतलब जो भी ऐसी चीज हो जिनका खुद का अपना नियम हो, वो अपने नियम बनाने के लिए स्वतंत्र हो, जैसे कोई भी नया बदलाव करना हो वो स्वतंत्र हो, ऐसे लोगों को राज्य कहा जाता है। जो कि स्टैट्यूटरी बॉडी हो, वो अपने खुद के नियमों बनाए, वो अपने नियम में बदलाव भी कर सके, उन्हें जैसा मतलब सही रहे वो कर सके, ऐसे लोगों को राज्य कहा जाता है। ऐसे लोगों में मैंने क्या कहा था, एग्जाम्पल के लिए मैंने क्या बताया था कि जैसे इलेक्ट्रिसिटी हमारा होता है, वो इलेक्ट्रिसिटी उसको कहा था बिजली विभाग, उसके बाद डाक विभाग, उसके बाद में इसमें सुप्रीम कोर्ट, उसके बाद हमारा एसबीआई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, और हमारे रेलवे हो गई। ये सब जैसे इनके जैसे ही जो अपने खुद के नियम, बिजली वो अपने ही नियम होते हैं उनके, कि उन्हें किससे कितनी बिजली लेने वो अपने हिसाब से, ना कि वो किसी और से मतलब उनका डिसीजन कोई और नहीं लेता, खुद लेते हैं। डाक विभाग अपना इंडिपेंडेंट होता है, तो उसका खुद का एक स्टैट्यूटरी वो बॉडी में आता है। सुप्रीम कोर्ट का भी वही है, एसबीआई का भी वही है, रेलवे का भी वही है, वो एक अलग डिपार्टमेंट है। तो 36 में हमारा क्या आता है, राज्य के नीति निर्देशक। इसमें जो ऐसी जगह जो कि स्टैट्यूटरी है, जो खुद स्वतंत्र हैं कोई नियम बनाने के लिए, कोई भी बदलाव करने के लिए, वो ऐसे लोगों को ही स्टेट कहा जाता है। और उसके बाद हमारा आता है 37। इसमें मैंने क्या है, इसमें देखिए कि ये उसमें मैंने कहा था कि वो वाद्य योग्य है, लेकिन ये वाद्य योग्य नहीं है। मतलब इसको आप है ना ये नहीं कह सकते कि मेरा ये मतलब ये पूरा नहीं हो रहा है, मैं इसके लिए अब सुप्रीम कोर्ट में या फिर हाई कोर्ट में जाऊंगा। नहीं, वाद योग नहीं है। मतलब इसका ये होता है कि आप इसके लिए क्लेम नहीं कर सकते कि मुझे ये फैसिलिटी या फिर ये मेरा हनन हो रहा है तो मैं इसके लिए अब कोर्ट में जाऊंगा आपके खिलाफ, नहीं कर सकते आप।
इस ऐसी सिचुएशन को वाद्य योग या, तो इसमें 37 जो है वो वाद्य योग नहीं है। और जो पिछला मैंने मूल अधिकार पढ़ा था, इसमें पहले मैं आपको ये बताना, मैं आपको भूल गई कि इसको जो संविधान बनाने का जो मतलब ये राय देने का काम था, सलाहकार जो थे वो बी एन राव जो थे उन्होंने दिया था। तो वो हमारा 12 से लेके जो 35 तक है उसे कहा गया है, यहाँ पे मैं लिख रही हूँ 12 से लेके 35 को। इसके लिए आप जा सकते हैं, ये वाद योग है, इसके लिए आप जा सकते हैं। और उसके अलावा कहा कि कुछ ऐसे भी रहने चाहिए जो जिसका दिल करे वो माने, अगर ना दिल करे तो वो ना माने, उस बात के लिए वो उस फोर्स ना हो कि नहीं आपको मानना है तो मानना है। तो ऐसी चीज के लिए, ऐसी चीजों को हमने 36 से लेके 51 में डाला है। कहाँ ये वाद योग नहीं है। तो इससे ये किसी पे ऐसा नहीं कि फोर्सेबल है कि आपको करना है तो करना है, वो फोर्सेबल है, ये फोर्सेबल नहीं है। और इसके साथ मैंने एक और इसमें डिटेल आपको बताया नहीं, अभी बता दे रही हूँ उसका, कि इसको ऐसा था कि इस पर विवाद हुआ कि इसे क्या मतलब, इसे कैसे कैसे क्या क्या करना है। तो केटी शाह ने इसे क्या कहा, अपना अपनी तरफ से सबने बताया। तो ये केटी शाह जो थे उन्होंने कहा ये चेक के जैसा है कि आप इसे मतलब जब जो चाहे वो यूज कर सकता है, जो न चाहे वो नहीं यूज कर सकता है। चेक के जैसे, चेक की उपाधि दी थी इसे, इस जो भाग 4 को चेक की उपाधि देने का काम केटी शाह ने किया था। और आम्बेडकर जो हमारे थे, जो कि हमारे संविधान के रचयिता भी हैं, आम्बेडकर जो थे उन्होंने इसे लोक कल्याण में कहा, इसे लोक कल्याण के लिए कहा कि ये लोगों के कल्याण के लिए है, ये सामाजिक और आर्थिक सुधार के लिए भी है, सामाजिक और आर्थिक सुधार के लिए इसे कहा। अब मैंने 37 का आपको ये कंफ्यूजन हो रहा था कि मतलब ये ऐसा आपने सोचा होगा कि ये क्यों वाद्य योग नहीं है। तो इसमें जो हमारे बी.एन. राव थे उन्होंने कहा कि कुछ तो ऐसा रहना चाहिए ना कि पता चले कि ये बहुत ज़रूरी है, इसे करना तो ये फोर्सेबल होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। तो ये जो दिया था वो बी.एन. राव ने दिया था। बी.एन. राव जो थे उन्होंने इसकी सलाह दी थी, सलाहकार थे, सलाहकार संविधान बनाने के मतलब दौरान उन्होंने ये सलाह दी थी कि कुछ ऐसी चीज़ें जो फोर्सेबल रहनी चाहिए, जो सबको फॉलो करनी है तो करनी है, कुछ ऐसी जिसको करनी है जिसको नहीं करनी है वो मत करे। तो ऐसी सिचुएशन में, और उसके बाद ये 37 हो गया, उसके बाद हमारा 38 आता है यानी 38, ये लोक कल्याण। इसमें क्या आता है, लोक कल्याण। लोक कल्याण में क्या आता है, इसमें ये कहा गया है कि इस मतलब ये लोगों के कल्याण के लिए है, अगर आप इसे फॉलो करना चाहते हैं तो कीजिए, नहीं करना चाहते तो नहीं कर सकते हैं, किसी पे ये फोर्सेबल नहीं है, लोगों के कल्याण के लिए जहाँ जरूरी है वहाँ कीजिए। ऐसा आपको इस बात के लिए कोई ऐसा फोर्स नहीं कर सकता है कि आप कीजिए। और इसके साथ ही इसे सामाजिक और आर्थिक मैंने ऊपर वहाँ बताई दिए, तो ये सामाजिक आर्थिक एवं राजनीतिक जो न्याय के लिए कहा गया है, न्याय के लिए। लोक कल्याण जो है ये 38 में ये कहा गया कि लोक कल्याण के लिए है कि सामाजिक और आर्थिक और राजनीतिक न्याय के हिसाब से आप इसे कीजिए। और 40 को मैंने इसमें क्या कहा गया मतलब 39 के बाद 38 के बाद 39, 40 कहाँ 39, इसको कहा गया है कि ये महिला हो या पुरुष हो, वो दोनों को एक समान काम के लिए समान वेतन मिलना चाहिए। महिला तथा पुरुष दोनों को वेतन, मतलब अगर मान लीजिए मेरी पोस्ट कोई है, वही मैं एक लेडीज हूँ,
तो अगर मेरी पोस्ट मान लीजिए एक मैनेजर की है और मेरे अपोजिट में भी एक पुरुष जो है उसका भी पोस्ट मैनेजर ही है, लेकिन ऐसा किया जाता है कि महिला को उसी काम के लिए कम वेतन दिया जाता है, जबकि वो काम तो उतना ही कर रही है, लेकिन वेतन क्यों कम दिया जा रहा है उसे, इसमें, और पुरुष को उसी काम के लिए वेतन ज़्यादा दिया जाता है। तो इसीलिए ये 39 में ये कहा गया है, 39 में ये कहा गया है कि मेल हो या फीमेल हो, दोनों को समान वर्क के लिए समान, यानी इक्वल वर्क के लिए इक्वल ही जो सैलरी दी जाएगी। ऐसा नहीं कि उनमें भेदभाव किया जाएगा कि ये लेडीज है तो इसे कम और ये पुरुष है तो इसे ज़्यादा, ऐसा नहीं। ये इसमें दोनों में समानता होनी चाहिए। ऐसा नहीं कर सकते कि आप महिला होने की वजह से उसे कम वेतन दें। क्यों, आप काम कम करवाते हैं क्या उनसे? जब काम नहीं कम करवा रहे हैं आप, तो क्यों वेतन कम देंगे उन्हें? तो 39 में ये कहा गया है। अब हम इसी में जो 39 पढ़ा था उसी का क, 39 का क, 39 का जो क है, इसमें क्या कहा गया है कि मुफ्त विधि सहायता। यानी कि आपने देखा होगा कि जैसे कि कोई भी ऐसी जो अभी जैसे आपका बिल भरने के लिए कोई बुजुर्ग जा रहा है, उन्हें जो कम पढ़े लिखे होते हैं, फिर जो ज़्यादा, कभी कभी हमें ऐसा होता है कि समझ में नहीं आता है कि इसमें कैसे और क्या क्या भरना है, तो हम जो वहाँ पर काम कर रहे हैं जो भी है उनसे हम पूछते हैं, तो क्या वो उस बात का पैसा लेते हैं? कि अगर हम पूछें कि वो ये फॉर्म कैसे भरना है, आप थोड़ा थोड़ा कुछ तो बता दीजिए कि कहाँ, मतलब ये अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा तो हम पूछते हैं कि यहाँ पर क्या भरें, तो क्या उस बात का पैसा लेते हैं? नहीं। उसी को कहा गया कि मुफ्त विधि सहायता। यानी जो भी ऐसी जगह हो जहाँ पर मतलब बिजली विभाग में मान लीजिए गई हूँ मैं, तो मैं फॉर्म भर रही, तो उस बात का अगर वो फैसिलिटी मैं उनसे कुछ मांग रही हूँ कि ये चीज़ करने मुझे नहीं आ रहा, आप बताइए, तो करके नहीं देंगे। उसमें ये कहा गया कि आपको करके नहीं देना है, आप कुछ भी कर लीजिए। अगर आप कहेंगे कि आप ही भर के दे दो, वो नहीं भरते हैं, कभी भी नहीं भरेंगे। वो आपको बोलेंगे मैं बता रहा हूँ आप भरिए, लेकिन आपको ये नहीं कहेंगे कि लाइए फॉर्म मैं भर के देता हूँ, ऐसा नहीं करेंगे। वो करने का उनको अलाउड भी नहीं है, बिल्कुल भी। वो आपकी सिर्फ सहायता कर सकते, वो सहायता ही कही गई है, ना कि आपको करके दे देना है, ऐसा नहीं। और इसके साथ ही अगर आप मान लीजिए कोर्ट वगैरह में आप गरीब हैं और आपकी तरफ से कोई लॉयर नहीं है आपकी केस लड़ने के लिए, तो ऐसी सिचुएशन में क्या होता है कि कोर्ट ऐसे लोगों को खुद अपनी तरफ से वकील अपॉइंट करके देता है, तो उसे क्या कहेंगे? उसे भी तो विधि सहायता ही कहते हैं। क्या आप उस बात के लिए गवर्नमेंट को, कोर्ट को क्या पैसा पे कर रहे हैं? वो देखते हुए ही ना गवर्नमेंट आपको मतलब वकील मुहैया करवा रही है कि आप उस लायक नहीं हैं, आपकी सिचुएशन वैसी नहीं है कि आप वकील मुहैया करवा सके, तो इसलिए आपको मुफ्त में उसको भी, जैसे मुफ्त कोर्ट वगैरह में होता है, आपको वकील मिलते हैं, और बिजली, आप कोई भी ऐसी गवर्नमेंट जगहों पर तो जो कोर्ट वगैरह में मुफ्त में आपको कोर्ट वकील मुहैया करवाती है। अगर आप उस सिचुएशन में आपकी तरफ से आपकी केस लड़ने के लिए कोई नहीं है, तो मुफ्त वकील, उसको कहते हैं मुफ्त विधि सहायता। यानी फ्री में आपको कोई मतलब गवर्नमेंट फैसिलिटी दे रही है उसको। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो कोर्ट का कोई जज ही आपको बोले कि नहीं मैं आपका ही केस मैं लड़ देता हूँ, वो भी तो वकील ही होते हैं, वो ऐसा नहीं करेंगे। वो आपको फ्री में कोई वकील मुहैया करवाएंगे। उसके साथ ही गवर्नमेंट में जैसे आप बैंक वगैरह में जाएं फॉर्म भरने के लिए, वो आपकी मदद करते हैं कि ये यहाँ पर ये भरना है, ये नहीं बोलेंगे लाओ मैं भर के दे देता हूँ, ऐसा नहीं कर सकते हैं। वो आपकी सिर्फ सहायता के लिए कहा गया है। तो 39 यानी 39 के क में मुफ्त विधि सहायता कही गई है। और 40 हमारी क्या है? ये है पंचायत। पंचायत का जब ये 40 में रखा गया इसे, तो इस पे बहुत ही मतलब बहुत ही ज़्यादा बहस हुई इस बात पे कि इसे रखना क्या जरूरी है। तो इसके लिए गांधी जी और आम्बेडकर जी जो थे, ये दोनों के बीच में इस बात पे बहुत ही बहस हुई कि पंचायत को रखना क्या जरूरी है। तो आम्बेडकर जी का ये कहना था कि रखना जरूरी है, नहीं, गांधी जी का कहना था कि रखना जरूरी है, और आम्बेडकर जी का कहना था नहीं। तो इस सिचुएशन में कहा गया कि इसे रखेंगे तो कुछ मतलब वाद विवाद हो, तो लोगों ने कहा कि हम बीच का रास्ता निकालते, जिसे मिड पाथ कहा जाता है,
कि इसे रखा भी जाए और ये फोर्सेबल भी ना रहे, मतलब जिसे मानना है वो माने, नहीं मानना है नहीं माने। तो पंचायत व्यवस्था आज भी सब जगह पर नहीं लागू है। ये ज़्यादातर आप देख लीजिए राजस्थान में देखी जाती है पंचायत व्यवस्था। तो राजस्थान में जो पहली बार पंचायत व्यवस्था फिर इसे इसलिए डीपीएसपी में रखा गया कि ये फोर्सेबल नहीं है, जहाँ पर इसे फॉलो करना है वो कीजिए, जिन्हें नहीं करना है वो नहीं करें। ये फोर्स नहीं कर सकते किसी पर कि नहीं आप कीजिए ही कीजिए। तो पहली जो पंचायत का मतलब ये लागू किया गया था वो 2 अक्टूबर हमारे गांधी जी के जन्म के दिन पे ही राजस्थान के नागौर, जो नागौर जिला है ना, नागौर में ग्राम पंचायत के लिए पहली बार लागू किया गया था। लागू किया गया था। तो मतलब बहुत ही ज़्यादा बात करने के बाद, आपस में डिस्कशन करने के बाद ये कहा गया कि इसे रखा जाए, लेकिन ऐसी सिचुएशन में रखा जाए कि ये लोगों के लिए चॉइस के हिसाब से रहे, ना कि फोर्स के हिसाब से। जैसे हमारे 12 से 35 तक है, वो सबको मानना है तो मानना है। आपकी ये नहीं इच्छा है कि मुझे ये नहीं मानना है तो मैं नहीं मानूंगा, नहीं, वो आपको मानना ही पड़ेगा। लेकिन इसे यहाँ पर डीपीएसपी में डाला गया इसीलिए कि जहाँ पर इससे जो लग रहा है फॉलो करना चाहते हो कीजिए, नहीं करना चाहते नहीं कीजिए। तो इसके साथ ही आज का लेक्चर मैं यहीं पे ख़त्म कर रही हूँ और अब मैं आपको रिवीजन करवाऊँगी। तो मैं अब रिवीजन करवाने जा रही हूँ। इसके साथ ही आप नोट्स तो बना रहे हो ना, रेगुलर नोट्स बनाना आपको कंपलसरी है। देखिए मैं ज़्यादातर तो मैं जितना हो सके उतना मैं लिख देती हूँ, उसके अलावा जो इम्पोर्टेंट रहता है मैं बोलती भी रहती हूँ, तो वो आपको सुनकर उसकी नोट्स बना लेना है, क्योंकि सब कुछ लिखना इस पर पॉसिबल नहीं है। इसलिए मैं जो इम्पोर्टेंट लगता है मुझे वो लिख देती हूँ, उसके अलावा मैं बोलती रहती हूँ कि वो आप सुने और उसे लिखे। तो नोट्स बनाना इसलिए ज़रूरी है। आप सोचेंगे कि बस यही तो नहीं, इसके अलावा मैं बहुत कुछ बताती रहती हूँ आपको। तो अब रिवीजन करेंगे। भाग 4 में मैंने क्या बताया, 36 से लेके 51 तक। और इसे लिया कहाँ गया से है, आयरलैंड से हमने लिया है और आयरलैंड ने इसे स्पेन से लिया है। और इसे नीति निर्देशक तत्व कहा जाता है। भाग 4 को क्या कहा जाता है, नीति निर्देशक तत्व हिंदी में, और इंग्लिश में कहा जाता है डायरेक्टिव पॉलिसी ऑफ स्टेट, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो इसमें पहला जो था 36, उसमें मैंने क्या बताया, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। राज्य मतलब वो जो खुद का उनका अपना नियम बनाने के लिए स्वतंत्र हो, चेंजेस करने के लिए कोई भी उनको अपने नियम में स्वतंत्र हो, ऐसे लोगों को राज्य कहा जाता था। एग्जाम्पल कहा जाता है, एग्जाम्पल के लिए मैंने बताया बिजली, डाक, सुप्रीम कोर्ट, एसबीआई, रेलवे, ऐसी चीज़ें एक्सेट्रा उसमें। और 37 में क्या है, वाद्य युग नहीं है। इसमें जो मतलब 12 से 35 है वो इसी चीज़ों के लिए आप कोर्ट जा सकते हैं, पर इन चीज़ों के लिए आप नहीं कोर्ट जा सकते। 37 में मैंने कहा ये वाद्य युग नहीं है। और इसको इस चीज़ को जो भाग 4 है उसे केटी शाह ने चेक की उपाधि दी है कि ये जो चाहे वो यूज़ कर सकता है, जो न चाहे वो नहीं यूज़ कर सकता है। और आम्बेडकर ने इसे लोक कल्याण और सामाजिक और आर्थिक के लिए कहा गया है। और BN राव ने इसे इस चीज़ का जो मतलब ये 2 भाग में इसे बांटने का काम किया, संविधान में इस सलाहकार का काम किया कि इन चीज़ों को मूल अधिकार में डाला जाए जो कि सबके ऊपर फोर्सेबल हो, नहीं आपको ये फॉलो करना है। और ये जो 36 से लेके 51 ये आप पे मतलब फोर्सेबल नहीं है, आप इसे चाहें तो फॉलो कर सकते हैं, नहीं चाहे तो नहीं कर सकते। और 38 में क्या है, 38 में है लोक कल्याण, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय के लिए है। ये इसीलिए बनाया गया है ताकि लोगों की भलाई के लिए हो, जो जरूरी है वो किया जाए। जहाँ पर जरूरी आपको लग रहा है यहाँ पर आपके लिए सही है ये फॉलो करना, तो आप कीजिए। आपको उस बात के लिए फोर्स भी नहीं कर सकते, ना कह सकते कि आप कीजिए। और उसके साथ में 39 में है महिला और पुरुष दोनों को समान काम के लिए समान वेतन दिया जाए। उनमें कोई पक्षपात न किया जाए कि आप महिलाएं तो आपको कम क्यों, काम करने के लिए तो सबको बराबर करवाया जाता है, तो वेतन भी समान दिया जाएगा। 39 के में क्या है, मुफ्त विधि सहायता, यानी जो ऐसी जगह जहाँ पर लोगों की सहायता, आपको नहीं कुछ आ रहा है तो आपकी सहायता करेंगे, लेकिन सहायता मतलब ये नहीं होता है कि वो आपको करके दे देंगे, वो सिर्फ आपकी मदद करेंगे, आपकी हेल्प करेंगे कि आप ऐसे ऐसे कीजिए, आपको इंस्ट्रक्शन देंगे, करके नहीं देंगे।
और 40 में हमारा पंचायत है, जिसमें मैंने बताया गांधी जी और आम्बेडकर जी में बहुत ही ज़्यादा इस पर मतलब बहस हुई थी कि इसे कहाँ रखा जाए। मतलब गांधी जी का कहना था कि इसे मूल अधिकार में ऐसे ऐसा करके मतलब इस बात पे बहुत बहस हुई। फिर बाद में से कहा गया कि इसे यहाँ रखेंगे ताकि ये जिसे फॉलो करना है वो करे, नहीं करना है जहाँ जरूरी नहीं लग रहा है वहाँ ना करे, क्योंकि गांव में तो पंचायत होती है लेकिन शहरों में पंचायत नहीं होती बल्कि नगर पालिका होती है। तो ऐसी सिचुएशन में इसे इसलिए ऐसा यहाँ पर रखा गया जहाँ जो जरूरी है वहाँ वो फॉलो करे। और मैंने बताया कि पहली जो ग्राम पंचायत थी वो 2 अक्टूबर को राजस्थान के नागौर में ग्राम पंचायत के लिए लागू किया गया था। इसके साथ ही आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म होता है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपके लिए फ़ायदेमंद रहा, आपके लिए बेनिफिशियल रहा, तो आप अपने दोस्तों अपने रिलेटिव्स में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करवाएं, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोग एजुकेटेड हों, हमारे देश के नियम कानून और जो भी हमारे लिए है वो जानें। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब करें, हमें आगे बढ़ने का और ज़्यादा हौसला मिले इससे। इसके साथ ही आज का लेक्चर यहीं ख़त्म होता है। बाय।